नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आपकी किसी भी टाइट एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें आप लगे हुए हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका कमेंट्स होता है कि सर क्या ये हमारी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन तो वही रहते हैं, सिर्फ पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल लिया जाता है। तो आप निश्चिंत होकर के अपना आकलन करें और प्रश्न जो हैं लगभग हम सभी टाइट एग्ज़ाम के लिए ही चुनते हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की और देखते हैं इन सभी प्रश्नों को, और इनके माध्यम से आप अपना आकलन ज़रूर कीजिएगा और अपना उत्तर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो देखिए, चेराओ नाच जो है कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा और देखिए आपका उत्तर सही होता है या गलत है। तो देखिए, चेराओ जो नाच है ये मिजोरम का एक प्रमुख नृत्य है और ये नाच मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक नृत्य होता है। तो यहाँ पर दूसरा जो विकल्प होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा। और मिजोरम जो है ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा राज्य है। तो यहाँ के लोग जो हैं चेराओ नाच करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये जो है मानचित्र से संबंधित एक प्रश्न है जहाँ पर आपकी मानचित्र का आकलन आपसे किया जा रहा है और इसमें पूछा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो 4 विकल्प आप देखेंगे तो इनमें एक एक दो जो है वो अदल बदल दिए हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य होंगे वो यहाँ पर होंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो यहाँ पर होगा चौथा विकल्प इसके लिए सही। और तमिलनाडु जो है यहाँ पर प्रमुख भाषा जो है बोली जाने वाली वो तमिल है। तो यहाँ की भाषा का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है और जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली एक नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर इसके पार्श्व निहित उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो शिक्षक जब कक्षा में एक प्रभावी अधिगम प्रक्रिया अपनाते हैं और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्भलन, ज्ञान का सहसंबंध और हस्तांतरण या व्यक्तित्व विभिन्नता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो है, शिक्षक का यहाँ पर जो उद्देश्य है इसका पार्श्व उद्देश्य कह सकते हैं जो कि बढ़ावा देना है। तो किसको, ज्ञान के सहसंबंध और हस्तांतरण को बढ़ावा देना इसका पार्श्व उद्देश्य है। और तीसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो देखिए, हमारे देश में जो क्रिसमस का त्यौहार होता है वो सर्दी के मौसम में होता है, यानी कि ठंड के दिनों में होता है, दिसंबर में मनाते हैं। परंतु यहाँ पर जो क्रिसमस का त्यौहार है वो तो दिसंबर में ही रहेगा, परंतु यहाँ पर हमें देखना है उस देश को जहाँ पर दिसंबर में गर्मी पड़ती है। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर बनेगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर इसके साथ बनेगा, वो बनेगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के माह में गर्मी पड़ती है, तो इसलिए कहा जाता है कि क्रिसमस का त्यौहार वहाँ पर गर्मियों में मनाया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अप्रैल में मनाते हैं, बाकी महीना वही है दिसंबर का, बट थोड़ी सी वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियों से थोड़ी सी अलग होने की वजह से ये प्रश्न यहाँ पर बना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है और आप सभी इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, जानती हैं। नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा जो है वो एक ऐसी ऊर्जा है जो कि यहाँ पर किसी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं फैलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, GIS का विस्तृत रूप क्या होगा। तो GIS का विस्तृत रूप हम बताना है भौगोलिक सूचना प्रणाली
या फिर भौगोलिक सूचना स्रोत, भूगर्भीय सूचना प्रणाली, या फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भौगोलिक सूचना प्रणाली। अब देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली जो है वो तो हिंदी में लिखा है, पर यहाँ पर जो GIS है वो तो इंग्लिश में दे रखा है। तो यहाँ पर हमें इसका समझना है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम GIS कहते हैं संक्षिप्त में, और इसका हिंदी में यदि हम अनुवाद करते हैं तो वही होगा भौगोलिक सूचना प्रणाली, और ये इसका फुल फॉर्म और इसका उत्तर होगा। तो चलिए ये हाँ पहला विकल्प हो जाता है इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी जा चुका प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम तो रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधियां हैं। तो यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करना, और फोर्थ है यहाँ पर समस्या समाधान। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रिक्त स्थान को छोड़ करके हमें बात करना है, कि एक यहाँ पर नहीं है, बाकी 3 इसमें पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियाँ हैं। तो यहाँ पर व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने की बात की जा रही है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। इसे छोड़ करके बाकी अन्य तीनों यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां हैं। क्योंकि यहाँ पर व्याख्यान की यदि हम बात करेंगे तो व्याख्यान जो है पर्यावरण कौन सी कक्षा में पढ़ाया जाता है, तो 3 से लेकर के 5 तक की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर व्याख्यान काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर व्याख्यान जो होते हैं बड़ी कक्षाओं के लिए होते हैं, और बड़ी कक्षाओं में ये उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प जो होगा उसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो यहाँ पर वेट लिफ्टर सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि बछेंद्र पाल, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहाँ पर होगा सही उत्तर हमारा कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए चौथा विकल्प ये ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो यहाँ पर पहचानना हमें जड़ों के उस समूह को जो कि जड़ के रूप में होते हैं चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, और चौथा है गाजर, चुकंदर, मूली। तो देखिए यहाँ पर यदि हम कुछ की बात करें तो कुछ जो यहाँ पर दे रखे हैं विकल्प, तो इनमें कुछ ऐसे भी पौधे, ऐसे फलों, सब्जी के नाम भी हैं जो कि तने के रूप में होते हैं, कोई प्रकृंद के रूप में होते हैं। जैसे अदरक है तो ये प्रकृंद कहलाता है, आलू जो हो तना कहलाता है ना। तो ऐसे चीज़ें हैं इसमें शामिल है। तो यहाँ पर उत्तर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ जड़ों को देखना है। तो जड़ के रूप में हम देखें तो गाजर भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है, और मूली भी जड़ है। तो यहाँ पर ये चारों चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आता है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कि पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक एक पेड़ जो कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तान में, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो देखिए ये जो पेड़ होता है इसकी अपनी एक विशेषता होती है कि ये इसकी जड़ें काफ़ी गहरी जाती है ज़मीन के अंदर, और उसके तने में पानी जो होता है स्टोर रहता है, जिसका उपयोग पीने में भी कर सकते हैं। तो ये इस पेड़ की एक विशेषता है जिसके कारण इसका प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कोई भी टाइट एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आता है। और ये जो पेड़ है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों को आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को अधूरा छोड़ दिया और उसमें हमें विकल्प जोड़ना है कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न के अनुसार ठीक है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। दूसरा है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। थर्ड है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। चौथा है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। देखिए यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका जो भी है उन्होंने यहाँ पर क्रियाकलाप अपनी कक्षा में करवाया है, बच्चों से चींटी का आने का इंतजार करने को कहा है और इससे अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक यहाँ पर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने, अनुभव साझा करने और साथ ही साथ उस पर चर्चा करने को प्रेरित करते हैं। तो बिल्कुल तीसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए एकदम सही होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो देखिए यहाँ पर कछुआ दिया है, घड़ियाल दिया है, कौवा दिया है, बतख, मछली दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा दूसरे से भिन्न है, ये हमें इसमें पहचानना है। तो यदि हम देखें ध्यान से तो निश्चित रूप से यहाँ पर बाकी सभी जीव जो हैं वो जलीय जीव हैं। कौवा जो है वो एक पेड़ पर रहने वाला जीव है, स्थलीय जीव है। तो यहाँ पर कौवा इनसे भिन्न हो जाता है क्योंकि ये जल में नहीं रह सकता है, और बाकी तीनों यहाँ पर देखें तो जल में रह सकने वाले जीव हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आता है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो यहाँ पर देखना उस पक्षी प्रजाति को, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या फिर मैना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैना। ये पक्षी ऐसा प्रजाति है जो कि झटके से अपनी गर्दन को पीछे आगे करती है। उल्लू भी करता है पर वो इस तरह नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है ना। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो यहाँ पर एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी जो तिथि है वो भी ध्यान रखिएगा, 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी भोपाल गैस कांड की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा आता है, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया था, रिक्त स्थान के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, संस्कृति। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो ये बाकी सभी वातावरणीय कारकों में शामिल हैं, शारीरिक गठन को छोड़ करके। आगे बढ़ते हैं, सिल्वीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है? सिल्क, वन एवं वन्य उत्पाद, उर्वरक या फिर फूल से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है सिल्वीकल्चर जो है ये संबंधित होगा वन और वन्य उत्पाद से, और दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं, एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्रियों का एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि वह। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक जब दृश्य श्रव्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर शिक्षक अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने हेतु यहाँ पर कर रहे हैं, और इसके लिए पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी की समुद्र तट से अपनी यात्रा प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी सरल सा प्रश्न है। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी वो गुजरात में की थी, और यहाँ पर दांडी जो स्थान है वो गुजरात में ही है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है उस राज्य का नाम, तो वो हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर कई जगह पर प्रश्न पूछा गया है प्रश्न है। तो यहाँ पर मियादी बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया या फिर डेंगू। तो सिनकोना पेड़ जो है इसकी छाल के साथ जो उपचार किया जाता है वो उपचार करते हैं मलेरिया का, और यहाँ पर होगा तीसरा विकल्प इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, या फिर पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान अवधारणाओं और मुद्दों को, या फिर विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो पर्यावरण जो अध्ययन है इसमें हमारे पर्यावरण की शिक्षा होती है, साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन भी मिला होता है, विज्ञान की अवधारणाएं भी मिली होती है। मतलब पर्यावरण जो अध्ययन एक ऐसा विषय है जहाँ पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों विषयों का मिश्रण इसमें हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण की शिक्षा भी शामिल होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर विषय क्षेत्र जो संकलित करता है तो ये इन सभी को संकलित करता है, और दूसरा विकल्प हो जाएगा इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर देखना उस कथन को जो हमारे पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो देखिए पर्यावरण एक विषय है जो
कक्षा 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। और दूसरा है यहाँ पर 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। थर्ड यहाँ पर आगे बढ़ें तो देखिए इसमें थर्ड वाला है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और फोर्थ यहाँ पर 1, 2 कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें यदि हम सही कथन को देखें तो पर्यावरण जो अध्ययन है वो हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं 3 से लेकर के 5 तक की कक्षाओं के लिए। अब देखिए 3, 4 और 5 की कक्षाओं में हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर इसके बारे में सही देखें तो यहाँ पर ऐसा हमें कहीं पर भी कोई विकल्प नहीं मिला। तो क्योंकि इसमें कहीं पर पहली दूसरी कक्षा को भी शामिल किया गया है, 1 से 2 की कक्षाओं को भी शामिल किया है। तो यदि हम देखें तो पर्यावरण अध्ययन जो होता है कक्षा 1 और 2 में, अब यदि हम पर्यावरण अध्ययन में देखें तो क्या होता है, हमारे परिवेश की बातें इसमें शामिल होती है। अब परिवेश की जो बातें होती है उन्हीं को भाषा की पुस्तकें होती हैं और गणित की पुस्तकें होती है, उनसे संबंधित चित्रों के माध्यम से कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं में बच्चे को जोड़ा जाता है। मतलब कक्षा 1 और 2 की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जिसमें यदि हम भाषा की पुस्तक की बात करें या गणित की पुस्तक की बात करें तो उनमें बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ें ही शामिल होती है। तो कहने का मतलब वही बच्चों का पर्यावरण है और वो इन रूपों में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो होगा वो हो जाएगा इसके लिए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है, यह सोखा लिखा है, यह सीखा है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है या फिर पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित विषय है और यहाँ पर थर्ड विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है पर्यावरण अध्ययन को सीखने में प्रभावित तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावित तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या या डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? तो देखिए व्याख्या यहाँ पर कार्य नहीं करेगी, तो व्याख्या वाले जो भी कथन है हमारे वो कट जाएंगे, जिसमें इसमें बात की गई है और इसमें बात की गई है। तो यहाँ पर ए और बी वृत्तांत कहानियों के माध्यम से बच्चों को हम प्रभावशाली तरीके से पर्यावरण अध्ययन सीखने में जोड़ सकते हैं। और इसके लिए हमारा जो विकल्प है विकल्प नंबर 3 जिसमें दिया है ए और बी, और यही होगा हमारा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो यहाँ पर केवल इसके लिए कूट दे रखे हैं कि इसमें से केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है या फिर ए बी सी तीनों सही है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कहें कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास भी होता है, रचना कौशलों का विकास भी होता है, सौंदर्यगत संवेदना भी विकसित होती है। और विकल्प 3 जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा सही, क्योंकि विकल्प 3 में बताया गया है ए बी सी और यही हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो यहाँ पर हमें देखना है पर्यावरण की जो थीम है उनसे संबंधित ये प्रश्न है। तो पर्यावरण की जो थीम है उनके कुछ उप थीम भी हैं। तो यहाँ पर प्रकरण जो हैं उनका उप प्रकरण पूछा गया है ना। तो यहाँ पर सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो देखिए भोजन, परिवार, मित्र, जानवर और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है विकल्प नंबर 3। ये प्रकरणों का एक उप प्रकरण है। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रकरण की यदि हम बात करें तो इसमें हमें कुछ 6 प्रकरण देखने को मिलते हैं कि 6 इसके थीम है। परिवार है, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब जो हमारी थीम पहली है जो कि भोजन से संबंधित है, परिवार या मित्र से संबंधित है, ये हमारी पहली थीम है। तो पहली थीम की यदि हम बात करें तो इसके 4 उप थीम मानी गई है परिवार या मित्र की, जिसमें आपसी संबंध है और काम और खेल है, जानवर है, पौधे हैं। ये परिवार और मित्र की
उप थीम है, तो इसमें आ जाता है जानवर और ये एक उप प्रकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर यह हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो यहाँ पर है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। थर्ड है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। फोर्थ है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो देखिए यदि हम देखें तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि जो होगी वो होगी विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, और यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा वो इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, या फिर डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। और इसके लिए कूट दे रखे हैं नीचे, और अब हम कूट को भी देखते हैं। इसमें से ए बी सी या फिर ए सी डी या फिर ए सी या फिर केवल सी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में जो महत्वपूर्ण होगा वो यहाँ पर होगा ए बी और सी। व्याख्या देखिए शामिल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहला दूसरा तीसरा यानी कि ए बी सी और पहला विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे देखें, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण को चुनिए। यहाँ पर जो दे रखे हैं इनमें से हमें पेट्रोलियम का जो सही अभिलक्षण है वो चुनना है। अच्छी गंध, पतला नीला रंगीन द्रव, या फिर बिना गंध का गाढ़ा गहरे रंग का तेल तरल, और थर्ड है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बदबूदार पतला पीला द्रव। तो देखिए पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है वो जिस रूप में हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी रूप में नहीं मिलता है। उसको यदि पहले हम देखें तो उसको जो कच्चा तेल होता है वो बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। तो यहाँ पर यह अभिलक्षण है पेट्रोलियम पदार्थ का, और तीसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, और इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन शिक्षक ने करवाया, तो क्यों करवाया? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावक को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या फिर शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल चौथा विकल्प यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि यहाँ इसके माध्यम से विद्यार्थी या शिक्षार्थी को एक सृजनात्मक माहौल मिला है और इसी से सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो पाया है। तो चौथा विकल्प होगा इसके लिए एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अल बेरूनी जिस देश से आया था उसका नाम, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा गया प्रश्न है। उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो ये एक विदेशी यात्री था और ये आया था उज्बेकिस्तान से, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज के हमारे जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।